Hello student, welcome to MacMath the Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स? देखो बच्चे, a force is conservative if work done by force in displacing a body from one point to another is independent of path followed and depends only on end point. इसका मतलब अगर work done by any force from one point to another point is independent of path, मतलब अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो किसी फोर्स का एक पॉइंट से बॉडी को डिस्प्लेस करके दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, और वो वर्क डन बीच के पाथ पे डिपेंड ना करे, मतलब अगर आपने ये पॉइंट से ये पॉइंट जाना है, चाहे आप ऐसे घूम के जाओ, चाहे आप सीधे चले जाओ, चाहे आप इधर से घूम के जाओ, तीनों में अगर आंसर सेम आया दैट मींस वो फोर्स कौन सी होगी बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जो वर्क डन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे, वो बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। दैट फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है बच्चों। स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स स्टोर हो जाती है, वो भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है, रिपल्शन वाली या अट्रैक्शन वाली, वो होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दैट इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर बच्चों। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर सपोज करो इन तीनों में से किसी का भी आप वर्क डन कैलकुलेट करो ए से बी तक का, एक बार आप बॉडी को यहां से यहां ऐसे लेके जा रहे हो, एक बार आप सेकंड पार्ट से लेके जा रहे हो, एक बार आप थर्ड पार्ट से लेके जा रहे हो। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है बच्चों तो तीनों पाथ का जो वर्क डन आएगा वो इक्वल होगा। इज इट क्लियर बच्चों? अभी मैं आगे आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे मैं शो कर रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ऐसे ही बच्चे अगर बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर आपका वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है देन जो फोर्स होगी वो कंजर्वेटिव नहीं होगी, वो नॉन कंजर्वेटिव होगी। तो डेफिनेशन क्या है? इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। वही चीज ना कि अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो वो फोर्स कौन सी होगी? नॉन कंजर्वेटिव। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है बच्चों? द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द लिक्विड। जो लिक्विड रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, देखो अगर आप एक पानी में बॉडी को फेंको तो वो आराम से नीचे चले जाएगी। वहीं अगर हनी में, शहद में एक बॉडी को मैं नीचे फेंकूं तो वो नीचे आराम से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हनी जो है वो ज्यादा गाढ़ा होता है, वो विस्कस ज्यादा होता है, गाढ़ापन को विस्कस बोलते हैं। और जो लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा वो उतनी ही रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा ना बॉडी को नीचे आने से रोकने के लिए, तो वो विस्कस फोर्स होती है बच्चों। और विस्कस फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन की एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां से आपने बॉडी को ए से बी तक लेके जाना है। पहला पाथ ये वाला था जो स्मूथ था, दूसरा पाथ ये वाला है जो रफ है। अब अगर बच्चों स्मूथ पाथ है वहां फ्रिक्शन कितनी होगी? 0। तो इस केस में फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। वहीं अगर बच्चे रफ पाथ है तो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो पाथ पे डिपेंड करती है ना बच्चों, इसीलिए फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वंस अगेन आई विल समराइज, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होंगी जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे। और दूसरी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है। So now बच्चे we are going to prove how gravitational force is conservative in nature। तो उसके लिए देखो हमारे पास यहाँ दो पाथ है। एक बार एक बॉडी जो m मास की है उसको a से b डायरेक्ट लेके जाएंगे हम, और एक बार उसी बॉडी को हम ऐसे लेके जाएंगे। पहले हम A से उसे लेके जाएंगे इस तरफ, लेट इट बी A डैश, फिर A डैश से C लेके जाएंगे, फिर C से D, फिर D से E, फिर E से F, फिर F से B। एक बार ऐसे घुमा फिरा के लेके जा रहे हैं उसको। अगर दोनों केसेस में वर्क डन सेम आ गया देन तो भी हमारी फोर्स कौन सी है? कंजर्वेटिव, अदरवाइज कंजर्वेटिव नहीं होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पाथ की। तो पाथ फर्स्ट की बात करते हैं, ये वाली। इस केस में अगर हम देखें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसे निकलेगा बच्चों? अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? बॉडी का वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ना, तो इसका जो वेट है बच्चों वो किधर लगेगा? इसका वेट mg होगा, वो नीचे की तरफ लगेगा, है ना। और बॉडी जा किधर रही है? ऊपर की तरफ। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे फोर्स F
डिस्प्लेसमेंट s, बीच में आ जाएगा cos थीटा। अब देखो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, कितना फोर्स है mg, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, ऊपर की तरफ, कितनी, a से b जाना है ना, तो a से b हो गया h, a से b h है ना बच्चों। और cos थीटा की बात करें तो cos थीटा कितना आएगा, cos 180, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट है बॉडी का वो नीचे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इसको लेके किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे cos 180 हो जाएगा, और cos 180 कितना होता है, -1, तो आंसर कितना आ गया, -mgh। तो वर्क डन इन पाथ फर्स्ट कितना आया, -mgh। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, पार्ट सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट में बच्चों अगर आपने टोटल वर्क डन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, पहले आपको वर्क डन ए से ए डैश का निकालना पड़ेगा, फिर ए डैश से सी का, फिर बच्चे सी से डी का, फिर आपको डी से ई तक, फिर आपको ई से एफ तक, फिर आपको एफ से बी तक, ऐसे ही होगा ना बच्चों। अब ए से ए डैश फोर्स कितनी लग रही है, mg, क्योंकि वेट ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स तो नीचे की तरफ ही लगेगी, हर बार वेट तो नीचे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, ऊपर की तरफ, तो वर्क डन, ये फर्स्ट वाला वर्क डन कितना आ जाएगा, mg फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गई a इंटू ए डैश, कॉस कितना आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो वेट नीचे लगेगा, बॉडी यहां से ऊपर जा रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180, तो कॉस 180 हो गया यहां पे। फिर अब हम वर्क डन फ्रॉम ए डैश टू सी निकालते हैं, तो देखो अब यहां पे वेट नीचे लगेगा, जब बॉडी यहां पहुंच जाएगी तो वेट नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90, और cos 90 कितना होता है बच्चों, 0। तो मतलब ए डैश से सी तक वर्क डन कितना होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, 0। क्यों, क्योंकि यहां पे, यहां से जब आप यहां जाओगे बॉडी को लेके, तो वेट ने तो ऐसे नीचे लगना हर पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, वेट नीचे लग रहा है हर पॉइंट पे, दोनों के बीच का एंगल 90, और cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब यहां पे वर्क डन कितना होगा, 0। तो ये जो ए डैश सी वाला वर्क डन है ये 0 हो जाएगा। प्लस अब सीडी की बात करते हैं, सीडी में देखो फिर यहां पे जब बॉडी पहुंची, वेट नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रही है, तो mg फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट cd हो गई, और यहां पे भी cos कितना आ जाएगा, 180, क्योंकि अगेन वेट नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है। इज इट क्लियर बच्चों। फिर d से e की बात करें बच्चों, यहां पे भी वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां वेट नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे है, वेट नीचे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90, तो यहां पे भी वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। फिर E से F की बात करें तो E से F तक देखो वेट नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लगेगी, तो वेट mg, डिस्प्लेसमेंट EF, कॉस कितना आ जाएगा, 180। और अगला फिर बात करें F से B, F से B देखो वेट नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, फिर cos 90 कितना हो गया, 0। मतलब जो ये ऐसे वाले पाथ है, स्ट्रेट वाले ऐसे, इनमें वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि हर बार वेट नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे होगी, तो इसका भी 0, इसका भी 0, और इसका भी क्या आ गया, 0। इज इट क्लियर बच्चों। अब इसका टोटल करते हैं, mg ए डैश cos 180 -1, तो यहां -1 आ गया, फिर यहां पे भी देखो ये cos 180 तो -mg cd, फिर यहां पे भी -1 तो -mg ef। अब तीनों टर्म्स में से -mg कॉमन, ब्रैकेट में आया ए डैश प्लस cd प्लस ef। अब बच्चे चेक करो, ए डैश cd ef, इन तीनों को अगर आप अरेंज कर दो एक लाइन में, ऐसे तीनों को एक लाइन में कर दो, तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, h के इक्वल नहीं आ जाएगा। देखो ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो यहां से लेके यहां तक कितनी हाइट थी, h, तो मतलब इसका आंसर कितना आ गया, h। तो सेकंड पाथ का वर्क डन भी कितना आया, -mgh। सीधे जाओ या डिंग 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 करके ऊपर जाओ, वर्क डन तो क्या आ रहा है दोनों केसेस में, सेम। एंड अगर वर्क डन सेम आ रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर। सो दिस शोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की तरफ, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। नाउ तो बच्चे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज work done by conservative force in moving a particle around closed path is always zero।
अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स का आप वर्क डन कैलकुलेट करो अराउंड अ क्लोज पाथ का मतलब जिस पॉइंट से शुरू किया था वर्क डन उसी पॉइंट पे आके खत्म कर दिया, तभी क्लोज पाथ होगा ना, जहां से शुरू किया वहीं पे वापस आ गए। तो आप देखोगे अगर तो टोटल वर्क डन उस केस में कितना आएगा, 0 बच्चों। तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज्ड पाथ के राउंड वर्क डन कितना आना है, हमेशा 0 बच्चों। वहीं बात करें नॉन कंजर्वेटिव की, तो नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होता, वहां अगर आप घुमा के वापस वहीं लेके आओगे तो वर्क डन 0 नहीं होगा। तो अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझो। देखो यहां पे बच्चों हम ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो यहां पे बॉडी पड़ी थी जिसका मास था m। आप इस बॉडी को यहां से कहां ले गए, सीधे बिल्कुल ऊपर बी पॉइंट तक ले गए। तो सबसे पहले आप ऊपर लेके गए हो तो टोटल वर्क डन में वर्क डन आएगा ए टू बी, क्योंकि पहले आप ऊपर लेके जाओगे फिर उसको वापस बी से कहां लेके आओगे, ए लेके आओगे। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ, ए टू बी प्लस बी टू ए। क्लोज्ड लूप तभी बनेगी ना, ए से बी देन बी से वापस ए। अब ए से बी का वर्क डन देखें बच्चों, अगर तो ए से बी तक का वर्क डन देखें तो जो इसका वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वेट, वो नीचे लगेगा पहले केस में, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की तरफ। तो ए टू बी में आप अगर वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो आएगा mg, कितनी डिस्प्लेसमेंट ए टू बी h, और कॉस कितना आ जाएगा 180, क्योंकि ए टू बी में ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, इसलिए 180। और वही बात करें बी टू ए बच्चे, जब बॉडी बी टू ए आएगी तो यहां पे बॉडी पहुंच चुकी है, अब बॉडी ने यहां से वापस नीचे आना है तो वेट नीचे लगेगा, और बी टू ए में डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रही है तो फोर्स भी नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बी टू ए h। और इस केस में कॉस कितना आएगा बच्चों 0, क्योंकि दोनों ही फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अब यहां पे देखो mgh cos 180 माइनस 1, mgh cos 0 इज 1, तो ये बन गया माइनस mgh, ये बन गया प्लस mgh, और आंसर कितना आ गया बच्चों 0। तो हो गया ना प्रूफ कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। ठीक है, वहीं अगर बात करें नॉन कंजर्वेटिव की तो यहां हम फ्रिक्शन फोर्स की एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ए टू बी बॉडी को लेके गए, ए से बी की तरफ, ठीक है। तो कितना वर्क डन हुआ ए टू बी, वो कैसे निकलेगा, एफ डॉट एस। फोर्स कौन सी ले रहे हैं हम, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन देखना है ना। तो देखो जब ए टू बी बॉडी जाएगी तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180। फ्रिक्शन फोर्स को हम F लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट A से B कितनी हो रही है S, और कॉस कितना हो गया 180, तो कितना आ गया Fs माइनस 1, दैट इज माइनस Fs। ठीक है, उसके बाद आपने B से A वापिस आना है, तो अब सेकेंड वर्क डन जो होगा बच्चों वो B2A होगा। तो मतलब अब आपकी बॉडी B पे पहुंच गई है ना, अब यही होगा। अब बॉडी जो यहां पे थी वो कहां पहुंच गई है, बी पे पहुंच गई है। अब बॉडी ने बी से ए आना है, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, और फ्रिक्शन तो आपको पता है ऑपोजिट ही लगनी है हमेशा। अगर बॉडी इधर आ रही है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट, मतलब फ्रिक्शन इधर लगेगी। तो अब अगर आप ए टू बी की जगह बी टू ए का वर्क डन निकालोगे तो देखो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट एस, और कॉस कितना होगा इस केस में, इस केस में भी cos 180 आएगा, देखो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर फ्रिक्शन इधर, तो इनके बीच का एंगल इज 180, तो Fs cos 180 इज माइनस 1, तो माइनस Fs बच्चों। और अगर आप टोटल वर्क डन निकालो इस केस में, जो कैसे निकलेगा A टू B प्लस B टू A, तो क्या आएगा माइनस Fs माइनस Fs माइनस 2Fs बच्चों। तो इस केस में आंसर 0 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब हम कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको जरा ध्यान से समझना बच्चे। नेक्स्ट very important relation is how potential energy is related to conservative force। देखो पोटेंशियल एनर्जी आप 9th में पढ़ के आए हो, आपको पता है कि बॉडी जब आप ग्राउंड से उठाकर किसी हाइट पे लेके जाते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये क्यों स्टोर हुई, ड्यू टू इट्स पोजीशन।
अभी तक आपने एक ही पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, वो कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पर इस चैप्टर में आप एक और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे जो होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को खींचने से या दबाने से भी उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो बच्चे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है बॉडी में? आप क्या करते हो, आप बॉडी को नीचे से उठा के ऊपर लेके जाते हो। जब आप इसको नीचे से उठाकर ऊपर लेके जाते हो तो इस पे कौन सी फोर्स लग रही होती है उस टाइम पे? इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बच्चों। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया और वो वर्क इसमें एज अ एनर्जी स्टोर हो गई बच्चों। अब बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी बच्चों तभी स्टोर होती है जब उस बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लगेगी। अगर बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रही तो जो मर्जी कर लो बच्चों, आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी बच्चों। अब देखो, सड़क पे एक बॉडी पड़ी है, आप उसको खींच के लेके आते हो, क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रही थी। उस पे कौन सी फोर्स लग रही थी? फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी बच्चों। तो ये चीज का ध्यान रखना कि जब भी किसी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स लगेगी तभी उस पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पोटेंशियल एनर्जी वहां कंजर्वेटिव फोर्स का होना जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही यहां पे लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम इन विच कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी बॉडी में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इन दोनों में है वो क्या है कि अगर आपने किसी बॉडी की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया बॉडी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन दैट बॉडी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका मैं आपको प्रूफ करवाता हूं। देखो, आपको ये तो पता है, अगर आप बॉडी को ए से बी की तरफ लेके जाओगे, आप लेके जा रहे हो ए टू बी, ये आपने फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स। जब ये ए से बी पे पहुंचेगी तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा? इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी? आप बोलोगे mgh। आपने ग्राउंड से उठा के, इसको ग्राउंड मान लेते हैं, आपने ग्राउंड से उठाकर बॉडी को बी पॉइंट पे रखा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? mgh होगी ना बच्चों। अब मैं इस फॉर्मूले से आपको यही सेम रिजल्ट डराइव करके दिखाऊंगा यहां पे। ठीक है, अब देखो, यहां से जब बॉडी को यहां पे जाना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं निकालना, मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसका वर्क डन निकालना है? कंजर्वेटिव फोर्स का। जो कौन सी फोर्स होगी यहां पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब बॉडी ए से बी जाएगी बच्चों तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगी? नीचे की तरफ mg लगेगी ना बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैं वर्क डन निकालू कंजर्वेटिव फोर्स का, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल, वो कैसे निकलेगी? फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब कंजर्वेटिव फोर्स इज mg, आप a टू b लेके जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगी h, कॉज ऑफ कितना एंगल होगा? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, तो 180। तो ये आ गया माइनस mgh। तो ये आ गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अकॉर्डिंग टू रिलेशन डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या है? माइनस mgh। ये माइनस माइनस कैंसल, तो कितना चेंज आया बच्चों? mgh, जो आप पढ़ के आते थे, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये चेंज निकलता है। आप डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते कि इस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। अब आप सोचो कि सर क्या बोल रहे हो, नाइन्थ में तो पढ़ के आए थे कि अगर अच्छा हाइट पे लेके जा रहे हो तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी? mgh। तो आप अब क्या बोल रहे हो? ये चेंज हमें तो कुछ नहीं पता लगा बच्चों। देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ना mgh, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का होता है। आपने जहां से बॉडी को उठाया और जहां पे उसको प्लेस किया, उन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया। अब डेल्टा यू को क्या लिखोगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, mgh। तो u फाइनल इक्वल टू u इनिशियल प्लस mgh, ये चीज होगा बच्चों। अब आप इनिशियल पॉइंट कौन सा लेते हो हर बार? ग्राउंड, है ना।
तो U फाइनल इज इक्वल टू U ग्राउंड प्लस mgh। और ये हमने वहां पे पढ़ा था नाइन्थ में, आप लोग ये पढ़ते हो कि रेफरेंस ले लेते हो ग्राउंड को और ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा जीरो मानते हो, इसलिए फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती है, mgh बच्चों, क्योंकि आप ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हो। ग्राउंड पे आप खुद मान लेते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, और अगर ग्राउंड में जीरो है तो ऊपर कितनी आ जाएगी, mgh बच्चों। अदरवाइज आपके पास जो फॉर्मूला है ना mgh, वो क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये याद रखना, अगर मैं बोलूं एक पॉइंट ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे है, एक पॉइंट ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पे है, तो इनके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ वो कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान से समझो। मान लो ये पॉइंट, ये अब ग्राउंड है, ये पॉइंट ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे, ये पॉइंट ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पे, और अगर मैं आपको बोलूं डेल्टा यू मतलब यू बी माइनस यू ए निकालो, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, तो आप कैसे सीधा निकाल सकते हो उसको, एम जी, दोनों के बीच की हाइट एच बच्चों, क्योंकि बाय द फॉर्मूला mgh क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें h क्या होता है, उन दो पॉइंट्स के बीच की हाइट। ठीक है बच्चों, तो समराइज कर देता हूं कि अगर आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो कैसे निकल सकती है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और इससे हमेशा हमें क्या मिलता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डेल्टा यू, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपको प्रूफ करवा के दिखाया, तो उस केस में डेल्टा यू क्या आ गया, mgh। तो mgh इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, और अगर आप एक पॉइंट को ग्राउंड ले रहे हो तो ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट मान के वहां की पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो ले लेते हैं, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कहां चले जाती है, वो ऊपर वाले पॉइंट के पास चले जाती है। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये एक प्रॉपर्टी आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अब इससे मैं आपको आगे एक प्रॉपर्टी बताता हूं। तो बच्चे अब नेक्स्ट इज, इफ योर कंजर्वेटिव फोर्स इज वेरिएबल, जो चेंज हो रही है, तो उस केस में आप वर्क डन कैसे निकालोगे, आप वर्क डन निकालोगे एफ डॉट डी आर, ऐसे निकालोगे ना बच्चों, पीछे करके आए ना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ऐसे निकालोगे। यहां इनिशियल पोजीशन, यहां क्या आ जाएगी, फाइनल पोजीशन। तो अगर मैं इसको यहां पे पुट करूं तो डेल्टा यू कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ आर इनिशियल टू आर फाइनल एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो कभी भी इसका न्यूमेरिकल आ जाए, फोर्स दी है और आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया, वेरिएबल फोर्स दी है, तो आप इंटीग्रेशन से करोगे। अब इसके कंपोनेंट फॉर्म कैसे बनता है, देखो, अगर एफ वेक्टर फॉर्म में है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ऐसे, तो उस केस में आप डेल्टा यू कैसे निकालोगे, तो उस केस में बच्चों आप डेल्टा यू देखो यहां पे, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ये डी आर, ये दोनों वेक्टर्स है ना यहाँ पे, तो डी आर को भी क्या लिखोगे आप, पीछे करके आए हुए चीज, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा आपका यहां से बच्चों, माइनस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। ये माइनस सभी के साथ चला जाएगा, आई वाला आई के साथ जाएगा, तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाती है। तो मतलब आप ऐसे निकालोगे, फिर अगर आपकी फोर्स में तीनों कंपोनेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले आपको x वाले कंपोनेंट की dx के साथ इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, y वाले कंपोनेंट की dy के साथ, z वाले कंपोनेंट की dz के साथ। यहां लिमिट x की इनिशियल टू फाइनल, यहां लिमिट y की इनिशियल टू फाइनल, यहां लिमिट z की इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब वही बच्चों कभी कभार ऐसा भी होगा, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा फोर्स, तो उस केस में आप यहां पे इंटीग्रेशन को हटाना है ना, तभी फोर्स निकलेगा। तो इंटीग्रेशन को कैसे हटाओगे बच्चों, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन कर दोगे ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो वहां से इंटीग्रेशन हट जाएगी। तो देखो यहां पे अब डेल्टा यू बाय, डेल्टा को डी लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन में डेल्टा डी में चेंज हो जाएगा, तो डी यू बाय डी आर से डिफरेंशिएशन कर दी मैंने, तो यहां इंटीग्रेशन गायब हो जाएगी, तो अकेला क्या बच जाएगा, माइनस एफ। ठीक है, तो ये माइनस उधर चला गया,
तो F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहां पे अगर u में वेरिएबल x भी है, y भी है, z में ही है, तो आपके फोर्स के तीनों कंपोनेंट निकलेंगे बच्चों। मतलब आपका fx भी निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ऐसे आप fy निकालोगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, फिर आप ऐसे fz निकालोगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z, और फाइनल फोर्स कैसे निकल जाएगी? fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप। u तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो u का एक बार डेरिवेटिव x के साथ कर देना। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चों कि अगर u में x y z तीनों है, तो जब आपने x के साथ डेरिवेट करना है तो उस केस में y और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ x की करनी है अगर x के साथ कर रहे हो। du बाई डी वाई का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब इसमें अगर x और z है तो वो उसके लिए कांस्टेंट की तरह है, सिर्फ y की डिफरेंशिएशन। ऐसे यहां पे सिर्फ z की डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब मैं आपको इन दोनों के न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं। So beta, now look at this numerical. A conservative force act on a body F vector equal to x square I cap plus y j cap plus z square k cap। तो एक बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, गिवन है आपको, और पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे बॉडी की बोली है 5 जूल। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 5 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी बी पे पूछी है, मतलब यू बी आपने निकालना है। अब क्योंकि बच्चों फोर्स कंजर्वेटिव है, तो आपको अभी रिलेशन करवाया कि कंजर्वेटिव फोर्स से आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हो। कैसे? वी नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, और ऊपर से आपकी फोर्स वेरिएबल। कैसे पता लगा? क्योंकि एक्स वाई और जेड आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब आप इसको आगे कैसे लिखोगे? माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे लिखोगे ना। अब उसके बाद आपकी फोर्स में एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स है ना। आपका एफ एक्स कॉम्पोनेंट कितना हुआ? एक्स स्क्वायर, एफ वाई कॉम्पोनेंट जे कैप के साथ वाला वाई, एफ जेड कॉम्पोनेंट के कैप के साथ वाला जेड स्क्वायर। तो अब आप बच्चों इस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे? माइनस एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, ऐसे लिखोगे ना बच्चों। या आप क्या कर सकते हो? नेगेटिव तीनों में से कॉमन निकाल के ब्रैकेट में इनको डाल के प्लस कर देना। आपकी विषय जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, आप इस पैसे भी कर सकते हो। माइनस कॉमन निकाल के इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, जैसे आपको ठीक लगे। लिमिट्स x की यहां पे, y की यहां पे, z की यहां पे, कहां से कहां तक का निकालना है? आप a से b गए हो ना, बॉडी a से b गई है, तो इनिशियल में a की लिमिट और फाइनल में b की लिमिट, और यहां पे डेल्टा u क्या होएगा? फाइनल b माइनस इनिशियल a। अब x की a की लिमिट 0 है और b की 1 है, y में भी a की 0, b की 1, z में भी a की 0, p की 1। अब वैल्यूज को पुट कर दो। माइनस इंटीग्रल एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 से 1, प्लस एफ वाई में वाई डी वाई, लिमिट 0 से 1, प्लस एफ जेड में जेड स्क्वायर डी जेड, लिमिट 0 से 1। अब तो काम इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो आती है, पावर रूल लगेगा x3/3, लिमिट 0 से 1, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, प्लस z3/3, लिमिट 0 से 1। ये चीज आएगी ना बच्चों। अब सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आएगा ub माइनस ua इक्वल टू, पहले x की जगह अपर लिमिट 1 क्यूब इज 1, 1/3, x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 1/3 माइनस 0, प्लस ऐसी y में 1 पुट करोगे तो 1/2 माइनस 0, फिर ऐसे z में करोगे 1/3 माइनस 0। ub माइनस ua इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम ले लो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 प्लस 3 प्लस 2, ub माइनस ua, ub माइनस ua इज इक्वल टू 2 2 4, 4 and 3 7, 7/6। ub कितना आ जाएगा? अगले स्टेप में ये ua उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ub इज 7/6 प्लस ua। आपके पास ua गिवन है, आप अगले स्टेप में ua की जगह वैल्यू पुट कर दोगे 5, फिर एलसीएम लोगे, 5 6 30, 30 और 7 हो गया 37, तो ub इज 37/6 जूल।
तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप अब आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चे आपकी फोर्स में एक ही वेरिएबल है, मतलब अगर आपको बाई चांस इस क्वेश्चन में ये दिया जाता फोर्स x³ + 2, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x², है ना, इसमें कंपोनेंट भी नहीं है, इसमें fx fy fz कंपोनेंट नहीं है क्योंकि वेक्टर फॉर्म नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। तो आप इसमें कैसे निकालते इस चीज को? सिर्फ आप f dx करके आंसर निकाल देते क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, ऊपर से कंपोनेंट भी नहीं है। अगर कंपोनेंट होते फिर आप तीनों लगाते। अब इसमें कंपोनेंट भी नहीं, आई जे के नहीं लगा हुआ, ऊपर से एक ही वेरिएबल है x³, आप सिंपल ये fx dx करके इसका आंसर निकाल देते। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। लुक एट दिस न्यूमेरिकल बच्चों, योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम इज x² - 3x, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको कंजर्वेटिव सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और कंजर्वेटिव फोर्स पूछी है। तो बच्चों देखो, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकलेगी? माइनस, अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है तो आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे x के साथ। और ये कौन सा डेरिवेटिव बोला था मैंने? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव बच्चे सिंपल डेरिवेटिव की तरह ही होता है, वही सेम रूल लगने हैं इसमें। बस डिफरेंस क्या है कि अगर इसमें y आ जाए x के साथ या z आ जाए x के साथ तो वो y और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। जैसे ये नंबर है 3, जैसे ये 3 कांस्टेंट है, उसके लिए y और z भी क्या आएगा? कांस्टेंट होगा। पर इसमें सिर्फ x है तो आप सिर्फ x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे। अगर y और z भी होता तो आप अगले स्टेप में फिर y के साथ भी करते, फिर z के साथ भी करते, 3 कंपोनेंट निकलते फोर्स के। यहां पे एक ही कंपोनेंट निकलेगा, कौन सा? x वाला। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करनी है तो -d/dx ऑफ x² - 3x, तो -x² की डिफरेंशिएशन 2x ब्रैकेट में -3x, 3 एज सच कांस्टेंट है, x की डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आंसर आ गया? -2x + 3। सो दिस इज योर कंजर्वेटिव फोर्स। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें तीनों कंपोनेंट्स होंगे। तो बच्चे, नाउ योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम इज xy + yz + zx बच्चों। अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी तीनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है और आपसे कंजर्वेटिव फोर्स पूछी है। अब 3 वेरिएबल है पोटेंशियल एनर्जी में तो 3 कंपोनेंट निकलेंगे फोर्स की। fx जो होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, फिर fy विच इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, फिर होगा fz विच इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z। इज इट क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले fx निकालते हैं, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u कितना है? xy + yz + zx। अब देखो, फर्स्ट टर्म में x है और y, x के साथ डिफरेंशिएशन करना है तो y इसके लिए कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में पहली टर्म में, और x की डिफरेंशिएशन x के साथ कितनी हो जाएगी? 1। सेकंड टर्म में y कांस्टेंट की तरह काम करेगा क्योंकि यहां x है, z भी कांस्टेंट की तरह काम करेगा और x नहीं है इसमें तो कांस्टेंट ही टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म अगर हो सिर्फ तो डिफरेंशिएशन कितनी हो जाती है? 0। थर्ड में z कांस्टेंट की तरह काम करेगा और x की डिफरेंशिएशन x के साथ कितनी होगी? 1। तो क्या आंसर आ गया? y + z। तो दिस इज fx। अब यहां पे fy की बात करें, नेगेटिव साइन था आगे तो डोंट फॉरगेट इट, तो यहां पे -y + z आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे fy की बात करें तो fy में आप u की y के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो फर्स्ट टर्म में y आ रहा है, x कांस्टेंट की तरह होगा तो x एज सच माइनस है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, y की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी। अगली टर्म में y की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, z कांस्टेंट की तरह काम आएगा, जहां पे एज सच y की 1, और थर्ड टर्म में z और x दोनों ही कांस्टेंट है, y के साथ डिफरेंशिएशन हो रही है क्योंकि y नहीं है, कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0। तो क्या आंसर आ गया? fy इज -x + z। ठीक है, फिर fz की बात करें तो वो होगा u की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो अब देखो यहां पे फर्स्ट टर्म में क्या z है? नहीं है, x और y दोनों कांस्टेंट है इसके लिए तो 0, प्लस y इसके लिए कांस्टेंट है एज सच, z की डिफरेंशिएशन z के साथ 1, फिर प्लस x इसके लिए कांस्टेंट है एज सच, z की डिफरेंशिएशन z के साथ 1। तो ये आ गया आपका आंसर -y + x। आपको यहां पे बोला जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स एट एनी पॉइंट लेट इट बी 1, 1, 1। तो आप क्या करोगे? अब x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 पुट कर दोगे आंसर में, तो ये आ जाएगा 1 + 1 2, क्योंकि तीनों ही 1 1 1 है। ठीक है, यहाँ पे fy भी कितना आ जाएगा? -1 + 1 2, और यहाँ पे fz भी कितना आ जाएगा? -1 + 1 2, और लास्ट में फोर्स कैसे लिखी जाएगी?
एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, मतलब -2 आई कैप, -2 जे कैप, -2 के कैप। इज इट क्लियर बच्चों? तो इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट सीखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो बच्चे, नाउ लुक एट दिस लास्ट न्यूमेरिकल। The work done by the force xy square I cap plus yx square j cap from A to B along path 1 and 2 is, अब देखो आपको एक फोर्स दी है, इस फोर्स ने किसी बॉडी पे वर्क डन किया फ्रॉम ए टू बी, एक बार पाथ 1 से किया, एक बार पाथ 2 से किया, और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या दोनों वर्क डन इक्वल होंगे या दोनों वर्क डन इक्वल नहीं होंगे? अब देखो बच्चों, अगर तो ऊपर मेंशन होता कि फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम इजीली कह देते कि वर्क डन क्या है, इक्वल। भाई अगर नॉन कंजर्वेटिव मेंशन होता तो नहीं होता, बट इस केस में तो हमें बोला ही नहीं गया कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। देन हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? तो उसके लिए बच्चों हमारे पास एक मेथड होता है। कंजर्वेटिव फोर्स चेक करने के लिए आपके पास एक मेथड है। आप क्या करोगे, आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे फोर्स के एक्स कंपोनेंट का वाई के साथ, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव करोगे फोर्स के y कंपोनेंट का x के साथ। चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही बच्चों आपने अब y का z के साथ करना है और फोर्स के z कंपोनेंट का y के साथ, x कंपोनेंट का y के साथ तो y कंपोनेंट का x के साथ, उल्टा y कंपोनेंट का z के साथ तो z कंपोनेंट का y के साथ। बचा कौन अब, x और z, तो x कंपोनेंट का z के साथ, यहां पे z कंपोनेंट का x के साथ। क्लियर बन गया ना? अगर तो बच्चों ये इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए, देन तो योर फोर्स इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज योर फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब हम यहां पे चेक करते हैं। तो हमारी फोर्स का x कंपोनेंट क्या होएगा बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप के साथ वाला। हमारी फोर्स का y कंपोनेंट क्या होएगा, वाई एक्स स्क्वायर जे कैप के साथ वाला। और हमारी फोर्स का z कंपोनेंट क्या होएगा बच्चों, 0, क्योंकि k कैप वहां पे नहीं। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद y। ठीक है, तो fx को y के साथ डिफरेंशिएट करना है बच्चों, तो यहां पे d बाई डी वाई एक्स वाई स्क्वायर बच्चों। इसके लिए x जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, तो x बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 2y, तो ये बन गया 2xy। सिमिलरली अब हम करेंगे एफ वाई विद एक्स, तो यहां वैल्यूज को पुट करो। एफ वाई कितना है, वाई एक्स स्क्वायर, इसके लिए वाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी 2x, तो अगेन आंसर इज 2xy। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि दोनों इक्वल है। अब सेकंड में आपने एफ वाई का जेड के साथ करना है, तो देखो क्या आपके एफ वाई में जेड आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों इसके लिए कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। और इसके बाद अगर आप एफ जेड बाय डी वाई करोगे तो एफ जेड तो खुद ही 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब सेकंड भी सेटिस्फाइड। फिर हम बात करते हैं थर्ड की, तो एफ एक्स बाय डी जेड, है ना। तो अब देखो एफ एक्स इज एक्स वाई स्क्वायर, क्या इसमें z आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें z ही नहीं है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। फिर उसके बाद एफ जेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद x, तो अब एफ जेड 0 है तो उसकी डेरिवेटिव भी 0 ही आएगा, तो ये भी सेटिस्फाइड। तीनों चीजें सेटिस्फाइड, इट मींस योर फोर्स इज कंजर्वेटिव, एंड इफ योर फोर्स इज कंजर्वेटिव देन वर्क डन इज इक्वल इन बोथ द पाथ, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो A to B पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप विद दिस वीडियो आपका कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी विद रेफरेंस टू योर कंजर्वेटिव फोर्स, इसके रिलेशन सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।